संख्या 29 पे बोलने के लिए आपने मुझे मौका दिया, उसके लिए धन्यवाद। नगरीय विकास और स्वायत्त शासन विभाग ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है और जिस तरीके से देश की आबादी बढ़ रही है और जिस तरीके से गांव को छोड़ छोड़ के लोग शहर में प्लान कर रहे हैं, सरकार ने चिंता करी, सरकार इस पे विचार कर रही है। बहुत ही महत्वपूर्ण विषय, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करना चाह रहा हूं कि आपने इस विषय को रखा और इस मांग को रखा। राजस्थान की सरकार और राजस्थान के मुखिया अशोक गहलोत जब से मुख्यमंत्री बने हैं तीसरी बार, और सबसे ज़्यादा अगर चिंतित हैं तो वो सरकार के मुखिया चिंतित है कि शहर का प्लान रोकना और शहर के आधारभूत जो ढांचा है उसको मजबूत करने की दिशा में स्वायत्त शासन विभाग का क्या महत्वपूर्ण योगदान है, उस पर चर्चा के लिए सरकार ने जो मंशा जाहिर की है निश्चित ही बहुत महत्वपूर्ण साबित होगी। माननीय सभापति महोदय, भारत के संविधान में मूल तहत नगर पालिका स्वायत्त शासन विभाग का कोई प्रावधान नहीं किया गया कोई कानून बढ़ाने के लिए। बेसिकली ये स्टेट गवर्नमेंट का इशू है, स्टेट राज्य लिस्ट में है शेड्यूल 7 के हिसाब से। फिर भी 74 जो अमेंडमेंट था कॉन्स्टिट्यूशन का, 74th अमेंडमेंट में इन्होंने शेड्यूल 9A और शेड्यूल 12 के तहत राज्य सरकार को या केंद्र सरकार ने इस पे कानून बनाने की कोशिश करी और केंद्र सरकार ने कानून बनाया भी। मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाह रहा हूँ कि 12वीं अनुसूची में ये भाग जोड़ा गया और 9 की A पार्ट में भाग जोड़ा कि केंद्र और राज्य सरकार मिलकर इस पे कानून बनाए और 74वां संशोधन सरकार ने किया, जिसका नतीजा ये हुआ कि नगरपालिकाओं की जो बेसिक जो डेवलपमेंट की बात थी, सड़क की हो, चाहे पानी की हो, चाहे बिजली की हो, कि केंद्र सरकार भी इसमें अपना योगदान निभाए और केंद्र सरकार भी सुझाव दे। ब्रिटिश कानून के हिसाब से 1935 का भारतीय अधिनियम के हिसाब से बेस्ट नगरपालिका का दर्जा उसको दिया जाता है जिसका काम सुबह 5 बजे खत्म हो जाता है। यहाँ हिंदुस्तान में काम की शुरुआत होती है 8 बजे के बाद में। जब लोग शहरों में आना स्टार्ट करते हैं, अपनी दिनचर्या शुरू करते हैं, तब काम की शुरुआत होती है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है कि सुबह 5 बजे से पहले नगरपालिका का काम खत्म हो जाना चाहिए, उसी को बेस्ट नगरपालिका माना गया है। और इसी धारणा, इसी मूल भावना के साथ में नगरपालिका का संविधान में प्रावधान किया गया। इस देश में समाज संस्थाओं को ताकत दी गई। मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाह रहा हूँ कि इस साल का जो बजट है, बजट में माननीय मुख्यमंत्री जी ने राजस्थान के तमाम जिलों में, सारे के सारे जिलों में नगरपालिकाओं के माध्यम से जो विकास शहर का होना चाहिए, चाहे सड़क हो, चाहे गंदे पानी की निकासी हो, चाहे पार्क की व्यवस्था हो, आवारा पशुओं के रोकथाम की बात हो, चाहे वारिसनामा दर्ज करने की बात हो, चाहे ज़मीन का रख रखाव हो, चाहे सीवरेज की व्यवस्था हो, उसकी सारी व्यवस्था की गई है सबके हिसाब से। मैं आपसे निवेदन करना चाह रहा हूँ सभापति महोदय, आगामी वर्ष में जो शहर में जिस तरीके से जिस तरीके की आबादी बढ़ रही है, राजस्थान सरकार ने 8 शहरों के अंदर जिसमें जयपुर, निवाई, नसीराबाद, किशनगढ़, अजमेर, आबू रोड, उदयपुर, भीलवाड़ा 3000 मकान बनाने का जो हाउसिंग बोर्ड के माध्यम से जो फैसला किया गया, बिल्कुल स्वागत योग्य है, इसका स्वागत किया जाना चाहिए। माननीय सभापति महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाह रहा हूँ कि राज्य सरकार की जो नीति है, राज्य सरकार की जो मंशा है, नगरपालिकाओं की जो फाइनेंशियली जो कंडीशन है वो आपके सामने है। नगरपालिकाओं के पास में सोर्स ऑफ इनकम को ज़्यादा नहीं है। नगरपालिकाओं के पास में सोर्स ऑफ इनकम है वहाँ की ज़मीन है या हाउसिंग रेंट है। इसके अलावा गंदे पानी निकासी का जो ठेका है, हड्डा रोड़ी का ठेका है, इसके माध्यम से नगरपालिका अपनी आमदनी अर्जित करती है। नगरपालिका के पास में वित्तीय कमी को देखते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी ने 1000 करोड़ रुपए की व्यवस्था की है। जो नगरपालिका की जो सड़कें हैं, जो नगर निगम की सड़कें हैं, नगर परिषद की सड़कें हैं, ये इनका प्रावधान किया गया। माननीय लावटी साहब कह रहे थे कि इसमें अलग से प्रावधान नहीं किया गया। माननीय लावटी साहब चले गए। मैं निवेदन करना चाह रहा हूँ आपके माध्यम से, माननीय मुख्यमंत्री जी ने क्लियर कहा है, ये सड़कें की जो रिपेयर है, सड़कों का मेंटेनेंस है, PWD में क्लियर लिखा हुआ है कि PWD डिपार्टमेंट जो है, सार्वजनिक निर्माण विभाग है, वो इन सड़कों का रख रखाव, उनका रिपेयर, उनका मेंटेनेंस का प्रावधान करेगा। मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाह रहा हूँ, जयपुर जैसा शहर, जयपुर इतना बड़ा शहर है जिसके अंदर शहर के अंदर रिंग रोड के जो प्रथम रिंग रोड है, सेकंड रिंग रोड है जो आगरा से दिल्ली तक, और प्रथम रिंग रोड आगरा से अजमेर तक, जिसका काम शुरू हो गया और दूसरे का काम चालू है। इस रिंग रोड में
इस रिंग रोड के माध्यम से 700 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है राजस्थान सरकार ने जयपुर के लिए। 700 करोड़ का छोटा नहीं है। मैं याद दिलाना चाह रहा हूं आपको सभापति महोदय, जब 2017-18 में हमारे वसुंधरा जी मुख्यमंत्री राजस्थान की एक दयमती जो नदी है जिसको स्मार्ट कॉरिडोर बनाने की व्यवस्था की बात करी गई थी, जिसमें बजट में घोषणा की गई थी, जिसमें 30 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया था। क्या 30 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया है और 30 करोड़ में वहां हाईफाई होगा, स्मार्ट सिटी बनेगी, नदी के दोनों तरफ अपने नदी के दोनों तरफ जो है वॉकिंग ट्रैक बनेगा। ये सारी व्यवस्था की गई थी। मैं आपसे निवेदन करना चाह रहा हूं, मुझे बड़े अफसोस की बात है, माननीय विपक्ष के नेता बैठा, 11,000 करोड़ रुपया खर्च किया गया पिछली सरकार ने, जहां 30 करोड़ रुपए की प्रावधान की 11,000 करोड़ रुपए उस जयपुर की जनता का पैसा था, वो लोगों के टैक्स का पैसा था, जीडीए का पैसा था। उस पैसे को इस तरीके से बर्बाद किया गया। सरकार के पास में, पिछली सरकार के पास कोई जवाब नहीं इस बात का। अभी माननीय सांगानेर से हमारे अपने साथी चले गए जो बात कर रहे थे स्मार्ट सिटी की, मैं उनसे पूछना चाह रहा हूं, जो 11,000 करोड़ रुपया जो खर्च किया गया उसका कोई हिसाब किताब है सरकार के पास? क्या कोई हिसाब किताब नहीं है। सारी की सारी जो जीडीए का जो पैसा था, जो टैक्स का पैसा था, वो टैक्स का पैसा बर्बाद किया गया दयमती नदी के माध्यम से। मैं आपसे निवेदन करना चाह रहा हूं सभापति महोदय, जल की निकासी के संबंध में राजस्थान सरकार ने घोषणा करी है, जो जल का निकासी का जो तंत्र है, जो सीवरेज का जो प्लान है, वो शहर के अंदर वो बेहतर होना चाहिए। उसको ध्यान में रखते हुए राजस्थान सरकार ने अलग अलग शहरों में अलग अलग सीवरेज प्लान बनाने की बात करी है। और जहां तक बार बार हमारे जो विपक्ष के साथी अजमेर की बात करते हैं, पुष्कर की बात करते हैं, पहली दफा मुख्यमंत्री जी ने घोषणा करी है कि पुष्कर एक धार्मिक नगरी है, विश्वविख्यात ब्रह्मा जी का मंदिर है, और जब बरसात होती है तो सारा का सारा शहर का पानी उस तालाब में चला जाता है। उस गंदे पानी को रोकने के लिए पुष्कर जैसी नगरी में उसको गंदे पानी रोकने के लिए डीपीआर बनाने की घोषणा की गई है। सरकार ने कहा जितना पैसा लगेगा हम इस पैसा खर्च करेंगे। इसके साथ साथ कोटा शहर जो है, जो यूडीएच शहर, जो हमारे धारीवाल साहब आते हैं यूडीएच में, कोटा में आरओबी और एलिवेटेड रोड, जो पूरा कोटा को, और जो सिग्नल फ्री कोटा होगा, और ये पहला प्रयोग किया गया कोटा के अंदर। निश्चित तौर पे कोटा की जो बढ़ती आबादी है, जिस तरीके ट्रैफिक का जो कंजक्शन है, उसको ध्यान में रखते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा करी है, कोटा शहर के अंदर सिग्नल फ्री रेड लाइट होगी, ताकि किसी प्रकार के ट्रैफिक में दिक्कत नहीं हो। मैं आपसे निवेदन करना चाह रहा हूं कि जिस तरीके से हमारे जो कल्चरल एक्टिविटीज होती हैं, जिस तरीके कार्यक्रम होती है, जोधपुर जैसे शहर के अंदर, जोधपुर शहर में 1500 व्यक्तियों को बैठने के लिए 60 करोड़ रुपए की लागत से एक कल्चर ऑडिटोरियम बनाने की बात करिए, ये स्वागत योग्य ये कदम है। और जोधपुर में खास तौर पे इसकी जरूरत थी, जिसको महसूस किया जाए, माननीय मुख्यमंत्री जी माना। मैं आपसे निवेदन करना चाह रहा हूं सभापति महोदय, 700 करोड़ रुपए की लागत से जयपुर जैसे शहर में जो हमारी हेरिटेज, जो हमारी कल्चर है, हमारी हमारी संस्कृति है, पारंपरिक स्थापत्य कला है, संस्कृति प्रदर्शित करते हुए सौंदर्यकरण किया जाएगा। 700 करोड़ रुपए की लागत से जयपुर में सौंदर्यकरण के लिए हमारे सरकार ने प्रावधान किया कि जयपुर को एक अच्छा बने, विश्व से भी वो लोग आए या टूरिस्ट आते हैं, ये प्रावधान भी किया गया। माननीय सभापति महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाह रहा हूँ, जिस तरीके से जयपुर में ट्रैफिक बढ़ रहा है, जैसे ट्रैफिक पर 7 चौराहे जो मेन चौराहे जयपुर के हैं, जहाँ 20-20, 25-25 मिनट तक जाम लगता है, 2-3 बार लाइट के 2-3 दफा जब ग्रीन लाइट होती है तब ट्रैफिक क्रॉस होता है, उसको ध्यान में रखते हुए उस मुख्यमंत्री जी ने 7 ट्रैफिक जो चौराहे हैं ट्रैफिक के, वो सिग्नल फ्री करने का जो मंशा रखी गई है बजट के अंदर, वो स्वागत योग्य। मैं उसके लिए धन्यवाद करना चाह रहा हूँ मुख्यमंत्री का। 113 हेक्टेयर भूमि, जिस तरीके का सेंट्रल पार्क जयपुर का, आज बाहर से कोई भी व्यक्ति आता है सेंट्रल पार्क के बारे में जब जाता है, सेंट्रल पार्क में महसूस करता है कि मैं दुनिया के शानदार शहर में घूम रहा हूं। हर व्यक्ति को हेल्थ को ध्यान में रखते हुए, जयपुर शहर के लोगों की हेल्थ को ध्यान में रखते हुए 113 हेक्टेयर जमीन में जयपुर आगरा रोड पे एक नया सेंट्रल पार्क की तरफ एक नया पार्क विकसित करने का जो मंशा रखी गई है बजट के माध्यम से, उसके लिए मुख्यमंत्री जी का मैं धन्यवाद करना चाह रहा हूँ। आपसे निवेदन करना चाह रहा हूँ सभापति महोदय, जो 2012-13 में हमने ग्रामीण सेवाएं हमने शुरू करी थी, गांव के आसपास के देहात के लोगों को ट्रैवल करने के लिए ग्रामीण बस सेवा की शुरुआत की गई थी, पिछली सरकार ने बंद कर दिया गया। माननीय दोबारा से मुख्यमंत्री जी ने इसमें घोषणा करी है कि दोबारा से ग्रामीण सेवा को चालू करें ताकि शहर के लोगों को दिक्कत नहीं हो। उसके साथ साथ मैं मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद इस बात के लिए करना चाह रहा हूं
कि ट्रैफिक जिस तरह की जयपुर में बढ़ा है, एक वायु प्रदूषण की चिंता करते हुए इलेक्ट्रिक बसों का जो संचालन किया गया है वो बहुत स्वागत योग्य है। निश्चित तौर पे जयपुर के लोगों की सेहत का ख्याल रखते हुए फैसला किया गया। माननीय सभापति महोदय, सड़क सुरक्षा की दृष्टि से वाहनों की तकनीकी जांच के लिए और उसकी गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए मान्य विदाउट मानव का हस्तक्षेप से एक ऑटोमेटिक जो फिटनेस सेंटर की जो बात माननीय मुख्यमंत्री जी ने करी है उसके लिए धन्यवाद। हमारे राजस्थान के 5 शहरों में ऑटोमेटिक फिटनेस प्लांट लगेंगे ताकि लोगों को इसका फायदा हो, जैसे प्रतापगढ़ है, करौली है, जैसलमेर है, बूंदी और बारां में। माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाह रहा हूँ। अभी माननीय सांगानेर से आने वाले हमारे साथी चले गए, उन्होंने बड़ी जोरदार बात करी, उन्होंने मेट्रो की बात करी है। ये मेट्रो जब शुरुआत की गई थी, मेट्रो ने पिछले हमारी सरकार ने शुरू की थी, उस मेट्रो के दौरान ही इनके दिमाग में इस बात की शंका ये पैदा हो गया कि कांग्रेस को उसका क्रेडिट नहीं मिले। लेकिन मुख्यमंत्री जी की दृढ़ इच्छा शक्ति और जयपुर के लोगों की लाइफ लाइन, ये जयपुर की आबादी को देखते बहुत जरूरी था। मुख्यमंत्री जी ने मेट्रो की शुरुआत करी। आज मेट्रो का क्रिटिसाइज करने के लिए कोई शब्द नहीं है, लेकिन उस मेट्रो का कितने लोग फायदा उठा रहे हैं। जब मेट्रो बन रही थी, बार बार कभी मंदिर के नाम पे, कभी मस्जिद के नाम से मेट्रो के बीच में व्यवधान पैदा करने की सरकार ने कोशिश करी, पिछली सरकार ने। लेकिन मुख्यमंत्री की दृढ़ इच्छा शक्ति के सामने आज मेट्रो जयपुर में कामयाब होगी और बार बार चारों तरफ से सोसाइटी के लोगों का संदेश आ रहा है कि मेट्रो को एक्सपेंड किया जाए, मेट्रो को सांगानेर तक किया जाए, मेट्रो को चोमू तक किया जाए, इधर बसी तक मेट्रो किया जाए, कोटपुतली तक मेट्रो किया जाए। ये लोगों की राय आ रही है और राजस्थान सरकार इस पे काम भी कर रही है, विचार भी कर रही है। लेकिन आर्थिक स्थिति को देखते हुए, वित्तीय स्थिति को देखते हुए निश्चित तौर पर आने वाले समय में लंबे समय मेट्रो चोमू तक, कोटपुतली तक, चाकसू तक मेट्रो जाएगी। ये मैं आपसे निवेदन करना चाह रहा हूं। माननीय सभापति महोदय, अभी चर्चा करी माननीय सांगानेर से आने वाले सांसद ने कैसा गुलाब कोठारी जी 2011 में मास्टर प्लान की चर्चा करी। गुलाब कोठारी जी तो लिखते ही रहते हैं, उनका काम है लिखना। सवाल इस बात का कि 2011 की आबादी के हिसाब से जो मास्टर प्लान था, आज आबादी 2021 से 21 शुरू हो गया, 2011-21 10 साल का समय हो गया। 10 साल के दौरान कितनी आबादी बढ़ी है, किस तरीके के मास्टर प्लान में जो परिवर्तन होने चाहिए। आपका भी समय था, 2013 से 18 के बीच में आप लोग थे, आपने क्यों नहीं सुझाव दिया सरकार को इसमें बदलाव किया जा सके। लेकिन मैं आपसे निवेदन करना चाह रहा हूं, जिस तरीके से नगर पालिकाओं की जो स्थिति है, नगर निगम की जो स्थिति है, नगर परिषद की जो स्थिति है, उस पर सरकार को विचार करना चाहिए। और निश्चित तौर पे अगर आधारभूत ढांचे को ठीक करना है, अगर मास्टर प्लान में अगर कोई परिवर्तन करना है तो सरकार को इसमें करना चाहिए। मैं आपसे निवेदन करना चाह रहा हूं। माननीय सभापति महोदय, एक हाउस टैक्स की जो बात है, नगर पालिकाओं के पास में हाउस टैक्स के अलावा कोई रास्ता नहीं है आमदनी का। मैं आपसे निवेदन करना चाह रहा हूं कि नगर पालिका की आमदनी बढ़ाने के लिए नगर पालिका की जो प्रॉपर्टी है, जब भी कोई चेयरमैन होता है, चाहे हमारी पार्टी का चाहे इनकी पार्टी का, वो सबसे पहले जमीन बेचता है नगर पालिकाओं की। अल्टीमेटली जमीन एक दिन खत्म हो जाएगी शहरों के अंदर और नगर पालिका टोटली सरकार के ऊपर डिपेंड रहेगी, नगर परिषद सरकार पर डिपेंड रहेगी। नगर पालिका को परमानेंट सोर्स ऑफ इनकम का कोई ना कोई रास्ता निकलना चाहिए। उसका एकमात्र रास्ता ही है कि नगर पालिका को जमीन बेचने का जो अधिकार है, नगर पालिका कानून में कोई प्रावधान नहीं है नगर पालिका को जमीन बेचने का, लेकिन सरकार ऐसा राइडर लगाए कि नगर पालिका जमीन नहीं बेच सके और उस पर कम से कम अगर नगर पालिका आमदनी करना चाह रही है अपनी जमीन के माध्यम से, कोई मार्केट डेवलप करना चाह रही है, कोई सार्वजनिक स्थान डेवलप करना चाह रही है, तो उसमें किराए का प्रावधान करे ताकि नगर पालिका को सोर्स ऑफ इनकम, कर्मचारियों की तनख्वाह तो उससे निकलती रहे, नगर पालिका को डिपेंड नहीं रहना पड़े। ये मैं आपसे निवेदन करना चाह रहा हूँ। माननीय सभापति महोदय, इसके साथ साथ मैं आपसे एक निवेदन ये भी करना चाह रहा हूँ। जयपुर में लंबे समय से हाउसिंग सोसाइटी बनी हुई है और लाखों करोड़ों रुपए का उसमें घपला हो गया है। मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाह रहा हूं सरकार से कि उसको भंग करके सोसाइटियों को आप जेडीए के माध्यम से या सरकार का जो हाउसिंग बोर्ड के माध्यम से कॉलोनी डेवलप करे, ताकि लोगों को बेसिक जो रिक्वायरमेंट है, बेसिक जो लोगों की जरूरत है, वो हाउसिंग बोर्ड और जेडीए उसको डेवलप करे ताकि लोगों को अच्छे हाउसिंग घर मिले और सस्ती की दर में कम से कम मकान मिले। और जो लोगों के साथ जो फ्रॉड हो रहे हैं, आए दिन अखबारों में पढ़ रहे हैं, 1 पटा 3-3, 4-4 व्यक्तियों का नाम कर दिया गया और लोग धक्के खा रहे हैं कोर्ट कचहरियों में, उनका कोई सुनने वाला नहीं है। सरकार को चाहिए जो हाउसिंग सोसाइटी जो है उसको भंग करके कोई ना कोई रास्ता, कोई नया रास्ता निकाले ताकि लोगों को राहत प्रदान करे। माननीय सभापति महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाह रहा हूँ, नगर पालिकाओं की स्थिति क्या है? नगर पालिका में रिकॉर्ड गायब है, कई जगह तो रिकॉर्ड ही नहीं है नगर पालिकाओं में। मैं सादुल शहर की नगर पालिका से आपसे चर्चा करना चाह रहा हूं, मैं अनूपगढ़ की नगर पालिका का चर्चा कर रहा हूं। लाखों करोड़ों रुपए की जमीन भूमाफिया बेच के खा गए हैं।
अभी तक कोई उनका समाधान नहीं हो गया। 20-20 दरखास्त सरकार में दी हुई है, पिछली सरकार में भी दी हुई है, इस सरकार में भी दी हुई है। अभी तक ना तो जमीन का कोई रिकॉर्ड है, ना जमीन का कोई कागजात है। लोग धक्के खा रहे हैं, कभी कोर्ट कचहरियों में घूम रहे हैं, कोई जयपुर में घूम रहा है, कोई दिल्ली में घूम रहा है, कोई नेताओं के घर में घूम रहे हैं। माननीय इसका कोई ना कोई समाधान करे, नगरपालिका को मास्टर रिकॉर्ड को मास्टर फाइल बनाए। अगर नगरपालिका कोई अधिकारी, कोई चेयरमैन उसको गायब भी करता है तो कम से कम मास्टर रिकॉर्ड के अंदर वो कागज मिले तो उसको किसी व्यक्ति को न्याय मिल सकता है। मैं आपसे निवेदन करना चाह रहा हूँ माननीय सभापति महोदय, कर्मचारियों की बात करी थी अभी लाहौटी साहब ने, पिछली 13 से 18 तक की सरकार थी, आपने क्यों नहीं भर्ती की है? आपने किसने मना किया था? आप ये बताइए कि स्वायत्त शासन विभाग के अंदर कितनी भर्ती पिछले 5 साल में हुई? ये तो पहली सरकार है। सरकार बढ़ने के बाद में माननीय गहलोत साहब ने अनाउंस किया कि सारे डिपार्टमेंट में, सारे विभाग में हम लोग भर्ती करने की कोशिश करेंगे। उसमें नगर पालिका भी है, नगर परिषद भी है, नगर निगम भी है। लेकिन पिछले 5 साल की जो सरकार थी, उस 5 साल में कितनी भर्ती करे ये भी जरा सदन को बताएं आप। मैं आपसे निवेदन करना चाह रहा हूँ, एक निवेदन मैं आपसे करना चाह रहा हूँ माननीय सभापति महोदय। हमारी सरकार ने कुछ नगरपालिकाओं को नोटिफाइड किया था, हाई कोर्ट की वजह से कुछ नगरपालिका डी नोटिफाइड करनी पड़ी। मैं आपसे सरकार से मांग करता हूं कि वो दोबारा से नोटिफाइड करे। वो सारे पैरामीटर पूरा करती हैं, सारे जो सरकार के जो पैरामीटर है नगरपालिका बनाने के, जनसंख्या का अनुपात हो चाहे दूसरे हो, वो पूरा उनको दोबारा से नोटिफाइड करे, जैसे सादुल सर की लालगढ़ नगरपालिका आदि। मैं माननीय सभापति महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाह रहा हूँ, कुछ जो क्षेत्र है, जो गांव के क्षेत्र है, वो नगर परिषद के क्षेत्र में आ गए, नगर पालिकाओं के क्षेत्र में है। नगर पालिका का जो दायरा है उसको एक्सपेंड करने की आवश्यकता है। अब ऐसे कई तो ग्राम पंचायतें ऐसी हैं कि वो ना नगर पालिका उनको कोई डेवलपमेंट का काम करके दे रही है, पंचायत के पास फंड नहीं है, पंचायत कहती भी हमारे पास फंड नहीं है, नगर पालिका कह रही है हमारे क्षेत्र में नहीं है, तो उसका डीलिमिटेशन करके, सीमांकन करके, दोबारा से जो डी नोटिफाइड करके उनका एरिया को एक्सटेंड किया जाए ताकि नगर पालिका की आमदनी भी हो और जो मूलभूत सुविधाएं जो मिलनी चाहिए। जो उदाहरण के तौर पे मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि सादुल शहर में सद्भावना नगर गंगानगर की एक ग्राम पंचायत है, जिससे 7000 की दो कॉलोनी नगर परिषद के क्षेत्र में है। लेकिन नगर परिषद ये कहना है कि हमारे रिकॉर्ड में नहीं है। ये ग्राम पंचायत के रिकॉर्ड में 7 जन की कुछ क्षेत्र में कॉलोनी बस गई है। वहां लोग छोटी मोटी समस्याओं के लिए, पीने के पानी के लिए, सड़कों के लिए, सीवरेज के लिए तरस रहे, बार बार धक्के खा रहे हैं। उसका कोई ना कोई समाधान करना चाहिए। माननीय सभापति महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाह रहा हूं कि जमीन पे जो नगर पालिका के पास में जो वारिसनामा दर्ज करने का जो राइट है, उस पर सरकार विचार करे। वो इसलिए विचार करे कि जो चेयरमैन होता है, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, चाहे हमारी पार्टी का हो, चाहे उनकी पार्टी का हो, वो चेयरमैन इतने ज्यादा लोगों को परेशान करते हैं कि वारिसनामा के माध्यम से लोगों को ब्लैकमेल करते हैं, लोगों को धमकाते हैं। इस पे सरकार विचार करे। इसके साथ साथ सरकार से मैं आग्रह करना चाह रहा हूं, माननीय विपक्ष के नेता कटारिया जी बैठे हैं, राठौड़ साहब भी बैठे हैं, हम अक्सर चर्चा करते हैं कि नगर पालिका चुनाव के बाद में किस चीज खरीद फरोख्त होती है। कृपा करके अगर नगर पालिका को ठीक करना है, नगर परिषद को ठीक करने की मंशा सब साथियों की है, तो आप इसमें एंटी डिफेक्शन लॉ लेके आए। इसमें एकमात्र जरिया एंटी डिफेक्शन लॉ, जिसके जरिए नगर पालिका में भ्रष्टाचार को आप रोक सकते हैं। इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। पहले पार्टी के टिकट लेता है, उसके बाद में वो उसको घेराबंदी में भेजना पड़ता है, उसके बाद में माननीय क्रॉस वोटिंग भी कर जाए कहीं ना कहीं। उस भ्रष्टाचार को जो करोड़ों रुपए लगा के नगर पालिका में चेयरमैन बनते हैं, नगर परिषद में चेयरमैन बनते हैं, उसके बाद भ्रष्टाचार नहीं करेगा तो क्या करेगा? इस पर सरकार विचार करे, एंटी डिफेक्शन लॉ इसमें लेके आए, जो अमेंडमेंट करना पड़े अमेंडमेंट करे, और इस कम से कम इस समस्या का परमानेंट समाधान कर सके। मैं आपसे समाधान कर सके। माननीय सभापति महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाह रहा हूं कि जिस तरीके राजस्थान सरकार ने जिस तरीके का जो बजट में जो घोषणा करी है, वो बिल्कुल स्वागत योग्य है। मैं याद दिलाना चाह रहा हूं, 2017 और 18 में सबके लिए आवास योजना 2022 तक की घोषणा करी थी वसुंधरा जी ने लास्ट बजट के दौरान। जन सहभागिता के माध्यम से 16,000 मकान बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया। आज मैं पूछना चाह रहा हूं कि कितने मकान बढ़े उस योजना के माध्यम से। मुख्यमंत्री जन आवास योजना EWS एवं LIG फ्लैट्स, उसकी क्या स्थिति है राजस्थान के अंदर किसी को नहीं पता, और कैसे कितने बड़े उसमें घोटाले हुए हैं, इसकी जांच होनी चाहिए। मैं सरकार से मांग करता हूं कि इसकी जांच भी होनी चाहिए कि जो योजनाएं लागू की गई थी। माननीय सभापति महोदय, पिछले बजट के अंदर लास्ट के अंदर अन्नपूर्णा रसोई की बात की गई थी, जिसमें सस्ता भोजन उपलब्ध कराने की बात की गई थी। पूरे राजस्थान में चला था और आखिरी बजट में यह भी कहा गया था इसके एरिया को बढ़ाया जाएगा। लेकिन वो योजना अन्नपूर्णा रसोई के माध्यम से कितने बड़े बड़े घोटाले हुए, जिसकी मैं चर्चा नहीं करूंगा। लेकिन मैं आपसे निवेदन करना चाह रहा हूं कि राजस्थान के मुख्यमंत्री का जो फैसला था,
राजस्थान कोविड के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा था कि राजस्थान में कोई व्यक्ति भूखा नहीं सोएगा, और उसी तरह इंदिरा रसोई के माध्यम से, नगर पालिकाओं के माध्यम से इंदिरा रसोई की शुरुआत करी थी। आज 10 रुपए में खाना पूरे राजस्थान में मिला, सक्सेसफुल, इतना स्वादिष्ट, इतना साफ सुथरा खाना इससे पहले कभी नहीं हुआ। मैं सरकार से मांग करता हूं कि इंदिरा रसोई का जो एरिया है उसको और ज्यादा आगे बढ़ाया जाए ताकि गरीब को भोजन मिले, और यही मुख्यमंत्री जी का संकल्प है कि मेरे राजस्थान में कोई भूखा नहीं सोए। मैं आपसे निवेदन करना चाह रहा हूं सभापति महोदय, नगर पालिका के 2018 में सारी नगर पालिकाओं की सड़कों की मरम्मत करने के लिए और नालियों की मेंटेनेंस करने के लिए 1000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया था वसुंधरा जी की सरकार ने लास्ट बजट के अंदर। लेकिन मैं आपसे निवेदन करना चाह रहा हूं, 2.25 साल हो गए, उस बजट का प्रावधान का पता नहीं वो बजट कहां चला गया। जो सरकार बार बार ये जो हमारे साथी करे हैं, कांग्रेस तो घोषणाओं का पुलिंदा, कांग्रेस के पास में तो पिछले बजट की घोषणाएं पूरी नहीं हुई है। मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाह रहा हूं कि जो ये 2017-18 की जो घोषणाएं जो मार्च में करी थी, उन घोषणाओं का क्या हुआ? हमने तो जो घोषणाएं की उसमें काम भी शुरू हो गए हैं, और एक कोविड की जो स्थिति थी पिछले 6-8 महीने में, सबको पता है इसके बारे में भी क्या स्थिति थी। उसके बावजूद भी जो वित्तीय हालात राजस्थान के थे, जो जिस तरीके से दिल्ली का नॉन कोऑपरेशन का जो रवैया था, उसके बावजूद भी राजस्थान सरकार की जो योजनाएं हैं, राजस्थान सरकार ने जो घोषणाएं कर रखी हैं, उन घोषणा पे सरकार अमल कर रही है। और मुझे लग रहा है कि जल्दी से जल्दी आने वाले समय में 2-3-2.5 महीने में सारे काम शुरू हो जाएंगे और एक बेहतरीन प्रशासन राजस्थान की जनता को दे सकेंगे। और अक्टूबर में प्रशासन शहरों के संग जो अभियान चल रहा है, मैं सरकार से मांग करूंगा उस पर सर्वे करवा के ठीक से वास्तव में जो लोग पीड़ित लोग हैं, जिनके पास मकान नहीं है, उस पर पूरी चौकसी के साथ अधिकारियों को पाबंद किया जाए कि जरूरतमंद व्यक्तियों को बगैर पॉलिटिकली इंटरफेरेंस करके अगर उन लोगों को मकान दिए जाएंगे तो निश्चित तौर पे इस जो हमारा अभियान जो है प्रशासन शहरों के संघ का फायदा होगा। ये मैं आपसे निवेदन करना चाह रहा हूँ। माननीय सभापति महोदय, एक मैं आपसे निवेदन करना चाह रहा हूँ, आए दिन शहरों के अंदर आवारा पशुओं की बहुत भारी समस्या है। हर शहरों में इतने पशु हो गए हैं कि जिसका नगर पालिका में कोई समाधान नहीं है। सरकार ने पैसों का प्रावधान किया, 6-6 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है, लेकिन नगर पालिका के पास जमीनें नहीं है, सवाई चक नहीं है नगर पालिका के पास में। किसी नगर पालिका के पास में हो सकती है, लेकिन ज्यादातर नगर पालिकाओं के पास जमीनें नहीं है, जमीनें लोगों ने बेच खाई है। सरकार कोई ना कोई इसका रास्ता निकाल के, सरकार का रेवेन्यू, कहीं सरकार का सवाई चक है शहर के आसपास, तो कोई नंदीशाला या कोई ना कोई इनका समाधान करे, ताकि जिस आए दिन एक्सीडेंट होते हैं, आए दिन मौतें हो रही हैं, जान माल की दुर्घटना, ये सरकार कोई ना कोई इसकी व्यवस्था करे। मैं आपसे निवेदन कर रहा। तीसरा अध्यक्ष महोदय, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि नगर पालिका में जो शहर के स्ट्रीट लाइट का जो मामला है, स्ट्रीट लाइट की स्थिति नगर पालिकाओं में, बल्ब तो रात को जगते हैं, लेकिन 4-4, 5-5 महीने से बिजली के बिल बकाया है। बिजली के बाद जो चेयरमैन आता है वो आगे के आगे एक्सपेंड करता जा रहा है, कहीं सीधी तारें डली हुई है। तो सरकार से मैं आग्रह करना चाहूंगा कि इस पे विचार करके नगर पालिकाओं की कोई स्ट्रीट लाइट का जो बिजली के बिल की जो व्यवस्था, कोई ना कोई समाधान करके उसका रास्ता निकाले। इसके साथ साथ शहरों में पार्कों की जो स्थिति है, पार्कों के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत ज्यादा चिंतित है, और मुख्यमंत्री जी आभार व्यक्त करना चाह रहा हूं कि उनकी मंशा है कि हर नगर पालिका में हमारी जो ओल्ड एज के जो नागरिक बंधु है, ओल्ड एज के जो हमारे बुजुर्ग हैं, उनको शहर में घूमने के लिए शाम को कोई ना कोई व्यवस्था करे। और नगर पालिकाओं में जो पार्कों की व्यवस्था है, उसके रख रखाव की सुविधा, उसको सौंदर्यकरण की जो व्यवस्था है, सारी नगर पालिका के माध्यम से हो। ये मैं आपसे निवेदन करना चाह रहा हूँ। माननीय सभापति महोदय, एक सबसे ज्यादा दिक्कत है गंदे पानी की बहुत ज्यादा दिक्कत है, और मुख्यमंत्री जी ने मंशा भी जाहिर करी है कि एसटीवी के माध्यम से, सीवरेज के माध्यम से शहर में गंदे पानी की व्यवस्था हो। गंदे पानी को बाहर निकालने के, उसको ट्रीटमेंट करके उसका खेतों में कम से कम पानी का इस्तेमाल कर सके। राजस्थान पहले ही पानी की तंगी से जूझ रहा है, लेकिन जो वेस्टेज है, जो पानी वेस्टेज है, उस पानी का कोई ना कोई समाधान करे। इसके साथ साथ शहरों में जो आरओ सिस्टम लगा हुआ है नगर पालिका के क्षेत्र में, गांव में तो कम है, नगर पालिका के क्षेत्र में जो आरओ सिस्टम घरों में लगे हैं, उससे बहुत ज्यादा पानी वेस्ट होता है। 50% से ज्यादा पानी वेस्ट हो रहा है। नगर पालिका के माध्यम से या पीएचडी डिपार्टमेंट के माध्यम से कोई ना कोई ऐसा रास्ता निकाले कि वो पानी की वेस्टेज नहीं हो। अगर पानी वेस्ट जा रहा है, उस पानी का कोई ना कोई इस्तेमाल करे ताकि उस पानी को हम बचा सके। इसलिए मैं आप सबके माध्यम से मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का, माननीय स्वायत्त शासन मंत्री जी का मैं धन्यवाद करना चाहूंगा कि आपने इस विषय को रख के और सारी जो मूलभूत सुविधाएं जो शहर के माध्यम से जो आम व्यक्ति को मिलनी चाहिए, उस पर आपने गौर किया और लोगों का ध्यान रखा गया। पर एक बार पुनः मैं आप सबका, माननीय सभापति जी का धन्यवाद करना चाह रहा हूं कि आप